जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज को जाता था तब अलगू को अपना घर सौंप जाता था, और जब अलगू कभी बाहर जाता तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देता। उनमें ना तो खान पान का व्यवहार था, ना धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक थे। जुम्मन के पूज्य पिताजी जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर अधिक विश्वास था। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से। बस गुरुजी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना कि विद्योपार्जन उसके भाग्य में नहीं थी। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोटे के प्रताप से आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहनामे या बैनामे पर कचहरी या मुहर्रिर भी कदम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव जुम्मन का मान उसके धन के कारण था, और अलगू अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर के पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन के लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवा पूरी की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर से इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, अनमोल मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक गांव में भी मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा न गया। तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध देना उचित न समझा। कुछ दिन तक तो यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए कहाँ यहाँ फलते हैं। खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तू मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसा, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते हुए देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोला, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसका ऋणी न हो, जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके। किसमें कितना बल था जो उसका सामना कर सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुक गई। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू बहाए हों, और किसी ने उसे यूं ही ऊपरी मन से हूँ हाँ करके टाल दिया, और किसी ने उसकी बात सुन ली। किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियाँ दी, कहा कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए, रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुँह, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों न आवे। ऐसे न्यायप्रिय दयालु दीन वत्सल पुरुष कम ही थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे क्या करोगी बुलाकर, गांव के कई आदमी तो आएंगे। खाला ने कहा, अपनी विपत तो सबके आगे रो आई, अब आने न आने का अख्तियार तो उनको है। अलगू, यूँ आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा,
अलगू: अब इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं सकता। खाला: बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके शब्द हृदय में गूंज रहे थे। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर दूर बैठे पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्यास्त हो गया और चिड़ियों की चहचहाट पंचायत के पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भी भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता है या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मचा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहें उसे वदे, मुझे कोई हर्ज नहीं। खाला ने चिल्ला कर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी, जिसे चाहो पंच बना दो। खालाजान जुम्मन के आपेक्ष को समझ गई। वह बोली, बेटा, खुद से डरो। पंच ने किसी के दोस्त होते हैं? खुदा से डरो। पंच ने किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो। लो, मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहता था। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की ही तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो अर्ज अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलग ही है, सब दिखावे की बातें कर रहा था। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचो 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम लिखवा दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, मगर औरतों में ज़रा अनबनी रहती है, उसमें मेरा क्या बस है।
खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का इख्तियार है, जो चाहे फैसला ले। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की तरह चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इस प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी कायापलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी? जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहे। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा, प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों के ही दंड हैं। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती। इस फैसले से ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते हैं, नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की ही तरह जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा, एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगा। वे मिलते जुलते थे, मगर उस तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में समय लगता है, लेकिन बुरे कामों की सिद्धि में समय नहीं लगता। और ऐसा ही जुम्मन को जल्दी ही बदला लेने का अवसर मिल गया। एक बार अलगू बटेसर से बैलों की बहुत अच्छी जोड़ी लेकर आया। बैल पछाई जाति के बड़े ही सुंदर सुंदर थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करने आते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद ही जोड़ी का बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेकबद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैलों को विष दिला दिया। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर खूब वाद विवाद हुआ। दोनों ने एक दूसरे को खूब अपशब्द कहे। अलगू ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वहीं जुम्मन ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का, उसका जोड़ा टूट गया था। निदान यह ठहरा कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते और मंडी से तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3-4 खेप हो जाएं। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल बहरे की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर खूंटे से बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह न की और समझू साहू को नया बैल दे दिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन भर में 3-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाता था कि उसे फिर जोत दिया जाता था। अलगू चौधरी के घर में था तो चैन की बंसी बजती थी।
बैल छठे छमाए कभी बदहाली में जोते जाते थे, खूब उछलते कूदते रहते थे और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। रातिब में भी साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पहुँचता और सहलाता था। वहाँ सुख चैन था और कहाँ यहाँ आठों पहर की खपत। महीने भर में ही वह पिस पिस कर आधा रह गया। एक एक पग चलना भी दूभर था, हड्डियाँ निकल आई थी, पर वह पनेदार डंडी की मार बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी के कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूँ, पर साहू जी को जल्दी पहुँचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर उठ न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। अब साहू को बहुत शक हुआ। उसने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगा कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे। बहुत चीखे चिल्लाए। फिर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह होता है। सांझ होते ही पलक बंद हो जाती है। कोई नजर न आया। आसपास में भी कोई गांव न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और भी दुर्रे लगाए और कोसने लगे। अभागे, तुझे मरना यही था, घर पहुंचकर मरता। ससुरा बीच ही रास्ते में मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेच दिए थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे। अब छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेटे रहे। वहीं रत जगा करने की ठान ली। चिलम पी, हुक्का पिया। इस तरह साहू जी ने आधी रात गुजार दी। नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वे जागते ही रहे, पर पाँव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब थी। घबराकर इधर उधर देखा और कई कनस्तर तेल के भी नदारद थे। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचा। सहुआइन ने भी जब यह बुरी खबर सुनी, तब पहले तो रोई धोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लूट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगता, तब साहू और साहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लूट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी। सत्यानाशी बैल गले बांध दिया, हमें निरापोंगा समझ लिया। हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू नहीं हैं। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोकर आओ, तब दाम लेना। न जी मानता हो तो हमारा बैल ले जाओ, महीना भर के बदले में 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। चौधरी के शुभ चिंतकों की भी कमी नहीं थी। ऐसे अवसर पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी को बराने की पुष्टि करते, परंतु 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। लोगों ने सलाह दी कि पंचायत कर लो, जो कुछ भी तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कोई पंचायत कर रहे थे। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्यों है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसको पंच चुनते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुने। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई हर्ज तो नहीं। चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या हर्ज होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए, और मुझे जो भी सत्य हो
वही कहना चाहिए। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु वो महाशय इस कारण रियायत करना चाहता था कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई है। उसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को भी दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था उसे कोई बीमारी नहीं थी, न ही अगर उसी समय बैल के दाम दे दिए जाते तो आज अलगू से फिर से लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतः उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, यह रियायत करे तो उनकी भलमानसी। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई कि पंच परमेश्वर की जय। यह मनुष्य का काम नहीं है, पंच में परमेश्वर का वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनको गले लगाया और बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की, तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन, न्याय के सिवा उसे कुछ और नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों के मैल धुल गए। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी भरी हो गई।